सामने अजीब सा धुआं दिख रहा था और रोशनी भी बहुत धीमी थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपनी ही सांस बुरी तरह से डरा रही थी। मेरे पीछे खड़े हुए शख्स ने कंधे से पकड़कर जोर से मुझे आगे की तरफ धक्का दिया। मैं संभाल नहीं पाई और कालीन पर गिर गई। मेरे कानों में वही मक्कार और घटिया आवाज गूंजी जिस पर मैंने अपने बाप से भी ज्यादा भरोसा कर लिया था। लीजिए बड़े साहब, ये है आपका तोहफा। बिल्कुल हीरा है, हीरा। अभी कल ही मेरे हाथ लगी है, इसीलिए सोचा कि सबसे पहले आपकी सेवा में पेश करूं। ये बिल्कुल नहीं। मैंने कांपते हुए हाथों से खुद को जमीन पर संभाला और फर्श पर बैठे बैठे ही नजर उठाई। सामने एक बड़ी सी कुर्सी पर एक शख्स बैठा था जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसके हाथ में सिगरेट सुलग रही थी। धुआं धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। वो शख्स धीरे से घूमा और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे गले से चीख भी नहीं निकली। शरीर सुन्न हो गया क्योंकि वो कोई और नहीं था बल्कि वो इंसान था जिसके सामने मुझे एक बाजार की चीज बनाकर पेश किया जा रहा था। वो तो मेरा अपना। मेरा नाम लता है। ये वो लम्हा था जहां मेरी जिंदगी का फैसला होना था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती बल्कि बहुत पहले से होती है। एक ऐसे घर से जहां गरीबी तो थी लेकिन सुकून भी था, या शायद वो सुकून भी मेरी किस्मत में कुछ समय के लिए ही लिखा था। मैंने एक ऐसे समय में दुनिया में आंख खोली जब मेरे घर में मातम पसरा हुआ था। मेरी पैदाइश के कुछ पलों बाद ही मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। जब दाई माँ मुझे बाहर लाई और मेरे पापा के हवाले किया तो उनके चेहरे पर खुशी की जगह दर्द था। दाई माँ ने कहा, बधाई हो ओम प्रकाश भैया, बेटी हुई है। लेकिन अफसोस है कि माँ नहीं बच सकी। पापा ने मुझे हाथों में लिया तो उनकी आंखों से आंसू गिरकर मेरे गाल पर गिरे। शायद वो मेरी जिंदगी का पहला एहसास था। मोहल्ले की औरतें जब दुख मनाने के लिए आईं तो मुझे देखकर तरह तरह की बातें करने लगीं। एक औरत ने कहा, हाय बेचारी बच्ची, आते ही अपनी माँ को खा गई, बड़ी ही मनहूस घड़ी में पैदा हुई है। दूसरी ने पीछे से कहा, भगवान रहम करे ओम प्रकाश भैया पर, अब अकेला मर्द कैसे पालेगा इस दूध पीती बच्ची को। लेकिन मेरे पापा ने मुझे अपने सीने से लगाया और रोते हुए बोले, खबरदार जो किसी ने भी मेरी बेटी को मनहूस कहा। ये मेरी लता है, मेरी आंखों का तारा है, मेरी पत्नी की निशानी है। क्योंकि पापा सारा दिन मजदूरी करते थे इसीलिए मुझे संभालना उनके बस की बात नहीं थी। हम लोग एक संयुक्त परिवार में रहते थे। मेरी चाची और चाचा भी साथ ही थे। निर्मला चाची एक अच्छी औरत थी। उनकी अपनी 2 बेटियां थीं, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी तीसरी बेटी समझकर गोद ले लिया। मैं 7 साल की हो गई थी। मुझे याद है हमारे घर का आंगन जहां मैं मिट्टी से खेला करती थी। चाचा जब भी खेतों से वापस आते तो उनके हाथ में कोई न कोई पैकेट होता। वो तेज आवाज में पुकार कर कहते, अरे मेरी गुड़िया लता कहाँ छुपी बैठी है। मैं भागकर उनकी टांगों से लिपट जाती और कहती, चाचा आप आ गए, मेरे लिए क्या लाए हैं। वो मुस्कुराते हुए मुझे ऊपर उठा लेते और कहते, देखो मैं अपनी गुड़िया के लिए टॉफी लाया हूँ। मैं खुशी से ताली बजाती और कहती, चाचा आप तो बहुत अच्छे हैं, पापा तो सुबह के गए अभी तक नहीं आए। चाचा मेरे सिर पर हाथ फेरते और कहते, तुम्हारे पापा मेहनत करते हैं बेटा ताकि तुम्हें शहर के बड़े स्कूल में पढ़ा सके। तभी मेरी चाची किचन से निकलती और हंसते हुए बोलती, बस बस अब इसे नीचे भी उतारो। सारा दिन तुम दोनों भाई इस लड़की के नखरे उठाते रहते हो और मेरी अपनी बेटियां तो मुंह देखती रह जाती हैं। चाचा हंसकर कहते, अरे ये तो मेरे भाई की निशानी है, इसके नखरे नहीं उठाऊंगा तो किसके उठाऊंगा। लेकिन हंसी खुशी गुजरते हुए उन दिनों को किसी की नजर लग गई। पापा और चाचा के बीच जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर विवाद हो गया। पापा चाहते थे कि वो जमीन बेचकर शहर जाकर कारोबार करें, जबकि चाचा को अपनी पुरखों की जमीन बेचना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। एक रात आंगन में दोनों भाइयों की ऊंची आवाजें गूंज रही थीं। मैं और मेरी चाची सहमे हुए कोने में खड़े थे। पापा चिल्लाकर बोले, मैं कह रहा हूँ कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो। मैं यहाँ सब सहकर नहीं मरना चाहता। मुझे शहर जाना है, मुझे पैसा कमाना है। चाचा ने समझाते हुए कहा, भैया होश में आओ, ये हमारे बाप दादा की जमीन है, इसे बेचकर हम क्या मुंह दिखाएंगे। थोड़ा सब्र कर लो, फसल अच्छी होगी तो तुम्हारे लिए शहर में दुकान का बंदोबस्त मैं करवा दूंगा। पापा ने गुस्से से चारपाई पर हाथ मारा
और बोले, तुम्हारा ये दिलासा सुन सुनकर मेरा दिमाग पक गया है। मुझे आज फैसला करना है, हर हाल में। अगर तुम हिस्सा नहीं देते हो तो मैं फिर खुद पंचायत बुलाऊंगा। ये सुनते ही चाचा भी गुस्से में आ गए और बोले, अच्छा तो बात पंचायत तक जाएगी? मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरी इज्जत उछालने पर तुले हो। तभी मेरी चाची बीच में आई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए चुप हो जाओ। भाई भाई होकर एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन रहे हो? देखो बच्चे भी डर रहे हैं। पापा ने मेरी चाची को भी झिड़क दिया और बोले, भाभी आप बीच में ना आए, ये मर्दों का मामला है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं कल ही शहर जा रहा हूँ। अगर मेरे भाई ने हिस्सा दिया तो ठीक, वरना मैं ये समझूंगा कि मेरा कोई भाई था ही नहीं। मैं भागकर अपने चाचा के पास गई और उनका हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, चाचा पापा को रोक लो ना, हम शहर नहीं जाना चाहते, मुझे आपके पास ही रहना है। चाचा ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने बैठकर मुझे गले लगाया और मेरे पापा को देखकर बोले, भैया कम से कम इस बच्ची का तो सोच लीजिए, ये किसके सहारे वहां शहर में दर दर की ठोकरें खाएगी। यहाँ तो सब अपनी हैं, वहां इसे कौन संभालेगा। पापा ने मेरा बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बड़ी सख्ती से बोले, मेरी बेटी है, मैं जानूं और मेरा काम जाने, तुम इसकी फिक्र मत करो। मैंने फैसला कर लिया है। लता अपना सामान बांधो, हम सुबह सवेरे ही निकलेंगे। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने चाचा चाची के बिना नहीं रह सकती हूँ। पापा ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया, एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर लगा और बोले, जुबान ज्यादा चलाती है, अपने आप को संभाल, जो कहा है वो कर, वरना तेरी टांगे मैं तोड़ दूंगा। मेरी चाची रोते हुए आगे बढ़ी और मुझे अपने सीने से लगा लिया। भाई साहब, ये क्या जुल्म कर रहे हैं आप इस मासूम सी बच्ची पर? मत मारिए इसे। अगर आपको जाना है तो जाइए, लेकिन इसे मेरे पास छोड़ जाइए, मैं इसे पाल लूंगी। पापा ने नफरत से थूकते हुए कहा, ताकि कल को ये भी तुम्हारी तरह मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए। नहीं, ये मेरे साथ जाएगी। वो रात कयामत की रात थी। वो सारी रात मैं अपनी चाची के सीने से लगकर सिसकती रही। चाचा आंगन में टहलते रहे और पापा कमरे में सामान बांधते रहे। सुबह सवेरे जब हल्की रोशनी हुई तो पापा ने मुझे उठाया, चलो उठो, देर हो रही है, गाड़ी निकल जाएगी। मैंने रोते हुए अपनी चाची का पल्लू पकड़ लिया, मुझे मत जाने दीजिए, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। मेरी चाची का कलेजा फट रहा था। उन्होंने अपनी पोटली से कुछ पैसे निकालकर मेरी मुट्ठी में थमाए और रोते हुए बोली, मेरी बच्ची रो मत, तुम्हारा बाप तुम्हें संभाल लेगा। मैं तुम्हारे चाचा को भी समझाऊंगी, वो तुमसे मिलने शहर में आते रहेंगे। चाचा दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने पापा की तरफ देखा और भारी आवाज में बोले, भैया जा रहे हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, शहर की हवा रास नहीं आती। अपनों को छोड़कर कभी कोई खुश नहीं रहा है। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए घर से बाहर ले गए। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखती रही, जहां चाचा और चाची दरवाजे की चौखट पर खड़े रो रहे थे। मुझे क्या पता था कि ये दरवाजा मेरे लिए बरसों तक बंद होने वाला है, और जो सफर आज शुरू हुआ है वो मुझे कैसी कैसी खाइयों में गिराने वाला है। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। यहाँ बहुत शोर था, धुआं था और अजनबीपन भी था। पापा ने छोटे से मकान में किराए पर कमरा लिया। पापा सारा दिन काम की तलाश में बाहर रहते और मैं सारा दिन कमरे में बंद रहती। मुझे मेरी चाची की बहुत याद आती थी। कुछ दिन गुजरे तो पापा के व्यवहार में बदलाव आ गया। वो घर देर से आते और अक्सर किसी सोच में खोए रहते। एक शाम पापा घर आए तो उनके साथ एक औरत भी थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। पापा ने मुझे बुलाया और उस औरत की तरफ इशारा करके बोले, लता इधर आओ, ये तुम्हारी नई माँ है, ललिता। अब ये हमारे साथ ही रहेगी। मैं हैरानी से उस औरत को देखने लगी। मेरे मन में माँ की तस्वीर सिर्फ मेरी चाची की थी, या फिर वो माँ जिसे अब तक मैंने तस्वीरों में देखती आई थी। ये अजनबी औरत कौन थी? ललिता मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे वाह, ये तो बड़ी ही प्यारी बच्ची है। ओम प्रकाश, तुमने तो बताया ही नहीं था कि तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी है। पापा खुश हो गए और बोले, बस ललिता, अब ये तुम्हारे हवाले है, इसे अपनी बेटी ही समझना, माँ की कमी महसूस नहीं होने देना। ललिता ने प्यार भरे अंदाज में कहा,
आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं इसे अपनी बेटियों से बढ़कर चाहूंगी। आओ बेटा, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां लाई हूँ। मैं कांपते कदमों से उसके पास गई। उसने मेरे हाथ में कांच की चूड़ियां पहनाई और पापा की तरफ देखकर बोली, देखो कितनी प्यारी लग रही है। बस थोड़े से कपड़े गंदे हैं, कल से मैं इसे नहला धुलाकर राजकुमारी बना दूंगी। मुझे क्या पता था कि ये प्यार, अपनापन और ये चूड़ियां सिर्फ पापा को दिखाने के लिए हैं। जैसे ही पापा काम पर जाते, ललिता का असली चेहरा सामने आ जाता। अगले ही दिन पापा के जाने के बाद ललिता ने मुझे आवाज दी, ए लड़की, इधर आ। मैं डरते हुए उसके पास गई। जी माँ। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और बोली, खबरदार, जो मुझे अपनी माँ कहा। मैं तेरी माँ नहीं हूँ और ना ही बनने का शौक है। कान खोलकर सुन ले, ये घर मेरा है और यहाँ रहना है तो मेरे इशारों पर चलना होगा। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन पापा ने कहा था कि आप मेरी माँ हैं। उसने जोर से मेरे कान पकड़कर मरोड़ दिए और दांत पीसकर बोली, तेरे बाप को तो मैं अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। अगर तूने उसे कुछ भी बताया तो मैं तेरी जुबान भी खींच लूंगी और तेरे बाप को भी जहर दे दूंगी, समझ आई? दर्द बहुत तेज था और इसी वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने जल्दी से सिर हिला दिया। जी, समझ गई। उसने मुझे मारा नहीं बल्कि धक्का देकर बोली, चल जाकर झाड़ू लगा और खबरदार, जो किसी काम में कोई भी कमी हुई। मुझे सफाई बहुत पसंद है। राजकुमारी बनकर बैठने का वक्त खत्म हो गया है। ये मेरी गुलामी की शुरुआत थी। अभी मैं सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन मेरे कंधों पर घर का सारा बोझ आ गया था। ललिता सारा दिन चारपाई पर लेटी रहती और हुक्म देती रहती, लता पानी लाओ, लता मेरे पैर दबाओ, लता बाजार से सब्जी लेकर आओ। मैं भाग भाग कर काम करती, इस डर से कि कहीं वो पापा को जहर न दे दे। पापा जब शाम को आते तो ललिता का व्यवहार बदल जाता। वो पापा के जूते उतारती और बोलती, ओम प्रकाश, तुम कितना थक गए हो। लता बेटा, जल्दी से पापा के लिए पानी लाओ। पापा मुझे देखकर खुश होते और कहते, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। ललिता, तुमने इसे बहुत सलीका सिखा दिया है। ललिता मुस्कुराकर कहती, अब अपनी बेटी है, सलीका तो सिखाना ही था ना। मेरा दिल चाहता कि मैं चिल्लाकर पापा को बताऊं कि ये औरत झूठ बोल रही है, ये नाटक कर रही है, मुझे मारती है, मुझे भूखा रखती है, लेकिन उसकी धमकी मेरे होंठ सिल देती थी। वक्त गुजरता गया और इसी डर में 2 साल बीत गए। फिर ललिता के एक बेटा पैदा हुआ। पापा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मिठाइयां बांटी गईं, लेकिन मेरे लिए ये खुशी और ज्यादा मुसीबत बन गई, क्योंकि अब ललिता का पूरा ध्यान अपने बेटे पर था और मैं पूरी तरह से एक नौकरानी बन चुकी थी। मेरा स्कूल छुड़वा दिया गया। उस रात के बाद मेरे अंदर कुछ टूट गया था। मुझे भरोसा हो गया था कि मेरा कोई नहीं है, ना माँ और ना ही कोई और सहारा। बस एक भगवान ही था जिससे मैं चुपके चुपके बातें करती। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया और मैं हालात की चक्की में पिसती रही। अब मैं 12 साल की हो चुकी थी, लेकिन मेरे चेहरे पर बचपन की वो मासूमियत नहीं थी जो उस उम्र के बच्चों में होती है, बल्कि फिक्र और भूख का साया दिखता था। ललिता के 2 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा और एक बेटी। घर में लोग बढ़ गए थे और पापा की कमाई वही थी, इसीलिए घर में अक्सर पैसों की कमी को लेकर झगड़ा होता रहता था। एक सुबह मैं किचन में नाश्ता बना रही थी कि ललिता आई और बर्तन का ढक्कन उठाकर देखा। उसमें थोड़ा सा दूध था। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोली, ये दूध इतना कम क्यों है? क्या तू पी गई है चोरी छुपे? मैंने डरते हुए सफाई दी, नहीं माँ, मैंने नहीं पिया है दूध। दूध वाला ही कम देकर गया था। वो कह रहा था कि पिछले महीने के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, इसीलिए आधा किलो कम कर दिया है। ललिता ने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और चिल्लाई, झूठी मक्कार कहीं की, सारा इल्जाम दूध वाले पर लगा रही है। मैं जानती हूँ कि तेरी नीयत बहुत खराब है, तूने ही पिया होगा। मेरे बच्चों के हिस्से का दूध पीकर तुझे शर्म नहीं आती? मैं रोते हुए बोली, माँ मैं कसम खाती हूँ, मैंने एक बूंद भी दूध नहीं पिया है। मुझे तो कल रात से रोटी भी नहीं मिली है। ललिता ने मेरे बालों को पकड़कर खींचा और बोली, हम तेरे नौकर हैं जो तुझे रोटी खिलाएंगे? तेरा बाप कितना कमाता है, वो तो मेरे बच्चों के लिए भी पूरा नहीं होता है, और ऊपर से तू एक और मुसीबत गले में पड़ी हुई है। खबरदार, जो किचन में कदम रखा, जाकर घर की सफाई कर। जब तक पूरा घर नहीं चमकता तुझे पानी भी नहीं मिलेगा। मैं आंसू पोंछती हुई आंगन में आई और झाड़ू लगाने लगी। मेरा पेट भूख से उबल रहा था, कमजोरी से चक्कर आ रहे थे, लेकिन काम न करने की सजा और ज्यादा भयानक थी। इसलिए मैं मशीन की तरह हाथ चलाने लगी।
शाम को जब पापा घर आए तो वो बहुत थके हुए लग रहे थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे और कमर भी झुक गई थी। मजदूरी ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। वो चारपाई पर बैठे तो मैं उनके लिए पानी लेकर गई और उनसे पूछा, पापा तबीयत ठीक है? आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और एक ठंडी आह भरी। बस बेटा, उम्र का असर है और काम का। अब हड्डियां जवाब देने लगी हैं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, ये पेट भी तो भरना है। मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, पापा आप गांव क्यों नहीं चले जाते? चाचा से बात ही कर लें, शायद वो हमें वापस बुला ले। यहाँ तो हम बहुत मुश्किल में रह रहे हैं। पापा की आंखों में अजीब सी बेबसी थी। वो बोले, अब वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं लता। मैंने अपने भाई के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, अब किस मुंह से वापस जाऊंगा? बस प्रार्थना करो कि मुझे भगवान इतनी हिम्मत दे कि मैं तुम लोगों का पेट पाल सकूं। ललिता जो दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, तुरंत बाहर आई और तंज भरे लहजे में बोली, हाँ हाँ, बाप बेटी बैठकर पुराने किस्से लेकर बैठ जाओ और अपने गांव को याद करो। यहाँ जो मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनकी किसी को भी फिक्र नहीं है। ओम प्रकाश, तुम आज खाली हाथ क्यों आए हो? राशन खत्म हो गया है घर में। पापा ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और बोले, ललिता आज ठेकेदार ने पैसे ही नहीं दिए हैं, कल देगा तो मैं राशन ले आऊंगा। आज ऐसे ही गुजारा कर लो। ललिता ने हंगामा खड़ा कर दिया। गुजारा कर लो? कैसे गुजारा कर लूं? दीवारें चाट लूं क्या? हम लोग यही करें? तुमसे एक घर नहीं चलाया जाता तो फिर शादी ही क्यों की थी तुमने? दूसरी बताओ, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। मैं और पापा भूखे ही सोए, जबकि ललिता ने अपने बच्चों को छुपाकर रखे हुए बिस्किट खिला दिए। मैं सारी रात पापा की खांसी की आवाज सुनती रही। मुझे क्या पता था कि ये पापा के साथ मेरी कुछ आखिरी रातों में से एक है। कुछ दिन बाद की बात है। मौसम बहुत खराब था, बाहर तेज आंधी चल रही थी। पापा सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हुए तो मैंने उनका रास्ता रोक लिया। पापा, आज मौसम बहुत खराब है, आज आप काम पर ना जाएं, मुझे डर लग रहा है। पापा ने मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोले, पगली डरती क्यों हो? मजदूर आदमी की छुट्टी नहीं होती है। अगर आज मैं नहीं जाऊंगा बेटा तो मेरी दिहाड़ी भी काट दी जाएगी और फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम बस दरवाजा बंद रखना, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। वो चले गए और मैं दरवाजे की जाली से उन्हें जाते हुए देखती रही। उनकी झुकी हुई कमर और फटे हुए कपड़े देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। काश मैं उन्हें रोक लेती, काश मैं उनके पैरों से लिपट जाती और उन्हें जाने ना देती। दिन गुजर गया, शाम हो गई, आंधी भी रुक चुकी थी, लेकिन पापा नहीं आए। आमतौर पर वो शाम तक आ जाते थे, लेकिन आज अंधेरा हो गया था और दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई थी। ललिता बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी फिक्र पापा के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए थी। पता नहीं कहाँ मर गए हैं, अभी तक नहीं आए। जरूर दोस्तों के साथ बैठ गए होंगे और मैं यहाँ बच्चों को लेकर बैठी हूँ। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं भागकर दरवाजे पर गई, शायद पापा आ गए हो। ये सोचकर मैंने दरवाजा खोला। सामने पापा नहीं थे, बल्कि मोहल्ले का एक दुकानदार था और उसके साथ दो अजनबी खड़े थे। उनके चेहरे गंभीर थे। बेटी, ओम प्रकाश की पत्नी घर पर है ना? मैं एकदम डर गई और कहा, माँ अंदर है। क्या हुआ? पापा कहाँ हैं? ललिता भी पीछे आ गई और बोली, कौन है? इतनी रात गए? और ओम प्रकाश कहाँ है? उनमें से एक अजनबी आगे बढ़ा और बोला, बहन हिम्मत रखिए, ओम प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया है। वो सड़क पार कर रहे थे कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। ललिता चिल्ला पड़ी, यह क्या हो गया? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी है? वो अस्पताल में हैं? उस अजनबी ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोला, बहन जी, वो तो मौके पर ही दम तोड़ गए थे। हम लोग लाश लेकर आए हैं। एम्बुलेंस गली के बाहर खड़ी है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। मैं पत्थर की मूर्ति बन गई और आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या मेरे पापा मर गए? क्या मेरा आखिरी सहारा भी खत्म हो गया? ललिता ने तेज आवाज में रोना पीटना शुरू कर दिया। मैं तो लुट गई, मेरा सुहाग उजड़ गया। अब मैं क्या करूंगी? हे भगवान, मेरे छोटे छोटे बच्चों का अब क्या होगा? मोहल्ले के लोग जमा होने लगे। कुछ ही देर में घर में कोहराम मच गया। पापा की लाश को आंगन में लाकर रखा गया। मैं कांपते हुए हाथों से उनके चेहरे से चादर हटाई। उनका चेहरा खून से सना था, लेकिन होठों पर वही आखिरी मुस्कुराहट थी जो सुबह वो मुझे दिखाकर गए थे।
मैं अपने पापा के सीने से लगकर चिल्लाकर रोने लगी। पापा, उठ जाइए ना, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपने वादा किया था कि आप शाम को आएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। सब मुझे पीछे हटा रहे थे, लेकिन मैं अपने पापा को छोड़ नहीं रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो मैं भी मर जाऊंगी। वही मेरा एकमात्र सहारा थे, मेरी पूरी दुनिया थे, और आज वो खामोशी से लेटे थे। अंतिम संस्कार के बाद घर में एक अजीब सी वीरानी छा गई। ललिता का व्यवहार शुरू के 2 दिन तो रोने धोने वाला रहा, लेकिन जैसे ही लोगों का आना कम हुआ, उसकी आंखों का पानी भी सूख गया और चेहरे पर एक खौफनाक गंभीरता आ गई। तीसरे दिन ही उसने मुझे बुलाया। मैं कोने में बैठी रो रही थी। उठ जा, बहुत रोना गाना कर लिया है। तेरे रोने से तेरा बाप वापस नहीं आएगा। मैंने हिचकियों के बीच कहा। माँ, मुझे पापा की याद आ रही है। ललिता ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचा और बोली, याद आने से पेट नहीं भरता। अब सुन ले कान खोलकर, तेरा बाप तो मर गया है और वो अपने पीछे कोई खजाना छोड़कर नहीं गया है। अब इस घर का खर्च कैसे चलेगा, ये सोचा है तूने? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। माँ, तो इसमें मैं क्या करूं? वो बेरहमी से बोली, तू क्या करेगी? तू काम करेगी। अब तुझे मेहनत मजदूरी करनी होगी, वरना इस घर में तेरे लिए एक निवाला भी नहीं है। पहले तेरा बाप था तो मैं बर्दाश्त कर लेती थी, अब मैं तेरा बोझ नहीं उठा सकती। मैं डरते हुए बोली, लेकिन माँ, मैं तो छोटी हूँ, मैं क्या काम कर सकती हूँ, और मुझे कुछ आता भी नहीं है। ललिता की आंखों में एक मक्कार चमक उभरी। उसने मेरे कंधे से दुपट्टा खींचा और मेरे बाल खोलकर देखते हुए बोली, तू जवान हो रही है लता, और जवान लड़कियों के लिए बहुत सारे काम होते हैं। बस तू तैयार हो जा, अब तुझे घर बैठकर रोटियां तोड़ने की इजाजत नहीं है। उस रात मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। मैं भूखी प्यासी पापा की चारपाई पर लेट गई, जिससे अभी तक पापा की खुशबू आ रही थी। मैंने तकिए में मुंह छुपाकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे भी अपने पास बुला लो, मेरे पापा के पास बुला लो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, ये औरत मुझे खा जाएगी। अगले कुछ दिनों में ललिता का व्यवहार जानवरों से भी ज्यादा बदतर हो गया था। उसने मुझे पापा की चारपाई से भी दूर कर दिया और मुझे जमीन पर सोने का आदेश दिया। अब तू नीचे सोया करेगी, किसी राजा की बेटी नहीं है जो चारपाई पर सोए। ये चारपाई मैं बेच दूंगी, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। वो घर का सामान भी बेचने लगी थी, पापा की साइकिल, उनकी चीजें, और हर बार मुझे यही कहती कि ये सब हमारे पेट के लिए कर रही है। लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ बोल रही थी, वो पैसे अपने लिए जमा कर रही थी। मैं लगातार काम और भूख की वजह से बीमार रहने लगी। मुझे बुखार रहने लगा, लेकिन ललिता को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार था, पूरा शरीर जल रहा था। मैं आंगन में गिर गई। ललिता मेरे ऊपर खड़ी होकर चिल्लाई, ड्रामेबाज कहीं की, उठ, काम कर, कपड़े कौन धोएगा? मैंने हाथ जोड़ लिए। माँ, आज के लिए छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। उसने मेरे पेट पर लात मारी और बोली, मरती है तो मर जा, मेरा खर्चा ही बच जाएगा, लेकिन अगर जिंदा रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। उठ और कपड़े धो। मैं लड़खड़ाते हुए उठी और नल पर जाकर बैठ गई। मेरे आंसू टप टप पानी में गिर रहे थे और मैं सोच रही थी कि क्या जिंदगी मौत से भी ज्यादा मुश्किल होती है। अभी मैं कपड़े धो ही रही थी कि ललिता मेरे पास आई और बड़े ध्यान से मुझे देखने लगी। उसकी नजरों में एक ऐसा मकसद भरा अंदाज था जिसने मेरी आत्मा तक को कांपने पर मजबूर कर दिया। वो अपने आप में ही बुदबुदाई, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, ये तैयार है। मैंने डरते हुए पूछा, माँ, क्या कह रही हो? वो मुस्कुराई, एक जहरीली मुस्कुराहट। कुछ नहीं मेरी जान, बस तेरी किस्मत बदलने वाली है। कल तुझे एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगी जहां तेरी सारी थकावट दूर हो जाएगी और हमारे दिन बन जाएंगे। मुझे क्या खबर थी कि वो जिस किस्मत बदलने की बात कर रही थी, वो दरअसल मुझे नरक में धकेलने की तैयारी थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरा दिल बार बार किसी अनहोनी की गवाही दे रहा था। और फिर अगली सुबह वो मनूस घड़ी आ गई जब उसने मुझे तैयार होने का आदेश दिया। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि ललिता ने मेरे ऊपर से चादर खींच ली। मुझे बुखार था, मेरी हड्डियां दुख रही थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली तो ललिता के हाथ में एक चमकदार भड़कीला सूट था जो उसने कहीं से निकाला था। ललिता ने वे कपड़े मेरी तरफ फेंके और बड़े कड़क लहजे में बोली, उठ जा, बहुत सो लिया, तैयार हो जा, हमें देर हो रही है। मैंने कांपते हुए हाथों से उन कपड़ों को छुआ और दबी आवाज में बोली, माँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं कहीं नहीं जा सकती, भगवान के लिए मुझे आज छोड़ दीजिए।
ललिता ने मेरे बालों में उंगलियां फंसाई और मेरा चेहरा ऊपर की ओर उठाकर बोली, देख लड़की, मेरे पास तेरे नखरे के लिए वक्त नहीं है। तुझे पता है आज का दिन हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर आज तू नहीं गई तो हम भूखे मर जाएंगे और मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मार सकती। इसीलिए चुपचाप ये कपड़े पहन ले, वरना मैं तुझे घसीट कर ले जाऊंगी। मैंने रोते हुए कहा, लेकिन माँ, ये कपड़े तो बहुत अजीब हैं, मैं कैसे पहन सकती हूँ? ये तो मेरे माप के भी नहीं हैं। ललिता ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जो कहा है वही कर। ये कपड़े पहनने से तू मर नहीं जाएगी, वहां जाकर तुझे ऐसे ही सज धज कर रहना होगा, तभी तो पैसे मिलेंगे। मैं डर के मारे उठकर बैठी और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। टांगे कांप रही थी। मैंने मुश्किल से वे कपड़े पहने जो मुझ पर बहुत बुरे लग रहे थे। ललिता ने जबरदस्ती मेरे मुंह पर कुछ पाउडर थोपा और आंखों में काजल लगाया। मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो मुझे खुद से नफरत होने लगी। मेरे सफेद रंग पर वो गहरा मेकअप किसी जिंदा लाश को सजाने जैसा लग रहा था। मैंने ललिता की तरफ देखा और पूछा, माँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं और वहां मुझे क्या करना होगा? ललिता ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे बाहर की तरफ धकेला और बोली, वहां जाकर सब पता चल जाएगा। बस इतना समझ ले कि तेरी जिंदगी के सीधे साधे दिन खत्म होने वाले हैं। वहां तुझे बस बैठना है और लोगों से बातें करनी है। अमीर लोग हैं, वे तुझे खुश कर देंगे। मेरे दिल में अजीब से सवाल उठ रहे थे। बातें करनी है? भला ये कैसा काम है? लेकिन मेरे पास इनकार करने का हक नहीं था। ललिता मुझे गली के मोड़ तक ले आई, जहां पहले से एक रिक्शा खड़ा था और हमारा इंतजार कर रहा था। हम रिक्शे में बैठे तो ललिता ने रिक्शे वाले से कहा, जल्दी चलो भैया, जहां का बताया है वे लोग इंतजार कर रहे होंगे। रिक्शा शहर की भीड़ भाड़ से भरी सड़कों से होता हुआ एक ऐसे इलाके की तरफ मुड़ गया जहां की गलियां बहुत तंग थीं और माहौल बहुत गंदा था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी बदबू थी। हर तरफ अजीबो गरीब लोग घूम रहे थे और मकानों की बालकनियों में औरतें खड़ी हुई थीं। मैं डर कर ललिता का हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ, मुझे डर लग रहा है। ये कैसा इलाका है? यहाँ तो शरीफ लोग नहीं रहते। हम वापस चलते हैं, मुझे नहीं करनी कोई नौकरी। ललिता ने मेरा हाथ झटक दिया और कड़क लहजे में बोली, चुपचाप बैठ जा। शरीफ लोग रोटी नहीं देते। ये जगह जैसी भी है, पैसा बहुत है और हमें पैसों की जरूरत है। अगर तूने वहां भी कोई तमाशा किया ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। रिक्शा एक पुरानी और बड़ी इमारत के सामने रुक गया, जिसके दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा शख्स मूंछों को ताव देता हुआ खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और वो आने जाने वालों को घूर रहा था। ललिता ने किराया दिया और मेरा हाथ पकड़कर उस आदमी के पास आई। उस आदमी ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर ललिता से बोला, कौन हो तुम और किससे मिलना है? यहाँ बिना वजह खड़े होने की इजाजत नहीं है। ललिता ने बड़ी अकड़ के साथ कहा, अरे, मैं बिंदु दीदी से मिलने आई हूँ, उन्होंने ही बुलाया था। मैं ललिता हूँ और ये वही लड़की है जिसकी बात हुई थी। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें इतनी गंदी थी कि मुझे लगा जैसे कीड़े मेरे शरीर पर रेंग रहे हों। उसने एक घटिया हंसी हंसी और बोला, अच्छा, तो ये है वो माल जिसकी बड़ी तारीफें हो रही थी, लेकिन ये तो बहुत ही कमजोर लग रही है। ये बीमार है क्या? ललिता ने जल्दी से कहा, अरे नहीं, बीमार नहीं है, बस थोड़ी डरी हुई है और घर में खाने पीने की तंगी थी ना, इसीलिए कमजोर है। 2 दिन अच्छा खाएगी पिएगी तो बस गुलाब की तरह खिल जाएगी। आप बस दीदी को बुला दीजिए। उस आदमी ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और अंदर आवाज लगाई, अरे कोई है? दीदी को बताओ, ललिता आई है, नया माल लेकर आई है। ये शब्द मेरे कानों में बम की तरह फटे। मैंने एक झटके से ललिता की तरफ देखा। माँ, ये क्या कह रहा है? माल? कौन सा माल? क्या तुम मुझे बेचने आई हो? ललिता के चेहरे से अब नकाब उतर चुका था। वो बेशर्मी से बोली, हाँ तो और क्या, तुझे यहाँ पूजने के लिए लाई हूँ। तेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। अब तेरी जवानी ही तो है जिससे मेरे घर का चूल्हा जलेगा। चुपचाप अंदर चल और हमारे पेट भरने के पैसे दिला। मैं चिल्लाकर बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम मुझे नहीं बेच सकती। मैं पापा की बेटी हूँ, मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ। मैं पुलिस को सब बता दूंगी। ललिता ने मेरा मुंह दबाने की कोशिश की और गुस्से से बोली, पुलिस मेरे जूते की नोक पर है, यहाँ पर किसी की भी नहीं चलती। अंदर चल, वरना यहीं जान से मार दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने और उस दरबान ने मुझे जबरदस्ती अंदर खींचने की कोशिश की। मैंने पूरी ताकत लगाकर उनसे खुद को छुड़वाना चाहा,
मैं जानती थी कि अगर मैं उस दरवाजे के अंदर चली गई तो फिर मेरी वापसी कभी भी नहीं होगी। ये जिंदगी और मौत का सवाल था। मैंने ललिता के हाथ पर पूरी ताकत से काट लिया। वो दर्द से बिलबिलाकर मेरा हाथ छोड़ बैठी। दरवान मेरी तरफ लपका तो मैंने पास में पड़ा हुआ एक ईंट का टुकड़ा उठाया और आंखें बंद करके उसकी तरफ दे मारा। वो टुकड़ा शायद उसके पैर पर लगा। वो करहाकर नीचे झुका। मुझे मौका मिल गया। मैंने ललिता को जोरदार धक्का दिया। वो नाली के पास कीचड़ में जा गिरी और मैं वहां से भाग निकली। पकड़ो इसे, जाने ना पाए। ये लड़की हाथ से निकल गई तो दीदी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। दरबान की भारी आवाज मेरे पीछे गूंजी। मैं बिना चप्पल के ऐसे ही भाग रही थी। मुझे होश ही नहीं था कि पत्थर चुभ रहे हैं या मेरे पैरों में कांच लग रहा है जो लहूलुहान हो चुके थे। लेकिन मुझे रुकना नहीं था। मेरे पीछे कई कदमों की आवाज आ रही थी। गली के कुत्ते भौंक रहे थे और लोग मुड़ मुड़ कर मुझे देख रहे थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा था। मैं एक गली से दूसरी गली और दूसरी से तीसरी गली में मुड़ती जा रही थी। मेरी सांस फूल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि फेफड़े फट जाएंगे। बुखार की वजह से आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी इज्जत बचानी थी। मैंने दिल ही दिल में भगवान को पुकारा, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मैं बेसहारा हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। अचानक मुझे सामने एक ऊंचा झंडा नजर आया। वो एक छोटा सा मंदिर था जिसका दरवाजा खुला था। मुझे लगा जैसे भगवान ने मेरी पुकार सुन ली हो। मैं लड़खड़ाते हुए मंदिर के दरवाजे की तरफ भागी। इस वक्त कपाट बंद हो चुके थे और इसीलिए सब तरफ सन्नाटा था। मैं पतली गैलरी से गुजरकर सीधे अंदर हॉल में दाखिल हो गई और वहां जो पेड़ था उसके पीछे जाकर छुप गई। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मेरी सांसों की आवाज भी बाहर ना जाए। कुछ देर गुजर गई। बाहर से शोर की आवाज आई। उधर गई है, मैंने देखा था, उसी गली में मुड़ी है। देखो, हर जगह देखो, मंदिर में भी देखो, कहीं छुप ना गई हो। मेरा दिल गले में आ गया। क्या वे लोग भगवान के घर में भी आ जाएंगे? मैं डरकर और ज्यादा सिकुड़ गई। मैंने आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगी। तभी एक भारी और शांत आवाज गूंजी, क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? ये भगवान का घर है, यहाँ इस तरह से चीखना चिल्लाना मना है। मैंने छुपकर झांका तो देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जिसने धोती कुर्ता पहन रखा था। वो गुंडों के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया था। उनमें से एक गुंडा बोला, देखिए पंडित जी, एक लड़की भागकर इधर ही आई है। वो एक चोर है, हमारे पैसे लेकर भागी है। अगर वो अंदर है तो उसे हमारे हवाले कर दीजिए। उस बुजुर्ग ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, यहाँ कोई लड़की नहीं आई है, मैं तो अभी यहीं बैठा था। अगर कोई भी आता तो मुझे दिख जाता। तुम लोग यहाँ से जाओ और मंदिर की शांति भंग मत करो, वरना मैं मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूंगा। गुंडे शायद मोहल्ले वालों के इकट्ठा होने के डर से बड़बड़ाते हुए वहां से वापस मुड़ गए। चलो आगे देखते हैं, शायद दूसरी गली में निकल गई हो। जब उनके कदमों की आवाज दूर हो गई तो मैंने सुकून की सांस ली, लेकिन अभी भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं वहीं बैठी रही यहाँ तक कि शाम गहरी होने लगी। अचानक मुझे अपने करीब कदमों की आहट सुनाई दी। मैं डरकर सिमट गई। क्या वे लोग वापस आ गए? लेकिन वे गुंडे नहीं थे, ये वही बुजुर्ग थे जिन्होंने मुझे बचाया था। वो मेरे सिरहाने खड़े थे और उनकी नजरों में शराफत और हैरत थी। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? और बताओ, तुम्हें वो लोग क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम सच में चोर हो? मैंने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए। नहीं बाबा जी, मैं चोर नहीं हूँ, भगवान की कसम मैं चोर नहीं हूँ। वे लोग मुझे बेचना चाहते थे। मेरी सौतेली माँ मुझे कोठे पर ले गई थी। मैं वहां से जान बचाकर भागी हूँ, मुझे बचा लीजिए, वे लोग मुझे मार देंगे। उन्होंने जल्दी से मुझे जमीन से उठाया और इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, हे भगवान, ये क्या जुल्म है, इतनी छोटी सी बच्ची। तुम घबराओ मत बेटा, तुम अब भगवान के घर में हो और मेरी सुरक्षा में हो। तुम मुझे अपने पिता जैसा ही समझो। उनके बात करने के अंदाज में इतनी मिठास और अपनापन था कि मेरे अनाथ होने का एहसास कुछ कम हो गया। मैंने हिचकियों के बीच कहा, बाबा जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पापा मर गए हैं और माँ ने मुझे बेच दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? उन्होंने अपने कंधे पर पड़ा शॉल मुझ पर डाला और बोले, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। मेरा घर यहाँ पास में है, वहाँ मेरी पत्नी है, वो तुम्हें संभाल लेगी।
मेरी कोई औलाद नहीं है। भगवान ने शायद तुम्हें मेरी बेटी बनाकर भेजा है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं नरक के दरवाजे पर थी और एक फरिश्ता अब मुझे अपनी बेटी बना रहा था। उन्होंने मुझे तसल्ली दी, चलो बेटी, रात हो रही है, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, लोग बातें बनाएंगे। पिछले दरवाजे से निकलते ही मेरी गाड़ी वहीं पर खड़ी है। मैं उनके पीछे ही चल पड़ी। मेरा दिल भगवान को धन्यवाद कर रहा था कि उसने मुझे दरिंदों से बचाकर एक शरीफ इंसान के हवाले कर दिया। मुझे क्या पता था कि इंसानों की शक्ल में छुपे हुए शैतान कभी कभी फरिश्तों का रूप भी ले लेते हैं। और जिस गाड़ी में मैं बैठ रही हूँ वो किसी सुरक्षित जगह की तरफ नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़े इम्तिहान की तरफ ले जा रही थी। गाड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। वो बाबा जी बार बार मुझे शीशे में देख रहे थे। उनकी नजरों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने पूछा, बेटी, अब तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मैंने कहा, आप मेरे लिए फरिश्ते हैं जिसने मुझे बचाया। वो हंसे और बोले, वैसे तुम्हारी माँ तुम्हें कितने में बेच रही थी? ये सवाल मेरे लिए एक झटका था। मैंने हकलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। तो वो बोले, चलो तुम फिक्र मत करो, जहाँ मैं ले जा रहा हूँ वहां तुम रानी बनकर रहोगी। गाड़ी शहर के एक महंगे इलाके में एक बहुत शानदार बंगले के सामने रुकी। गेट पर गार्ड ने सलाम किया। मुझे अजीब लगा। फिर वो मुझे मेन दरवाजे की जगह साइड के दरवाजे से अंदर ले गए और मेरे बाजू को जोर से दबाकर बोले, बड़े साहब इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तमीज से पेश आना, इसी में भलाई है। मैं डर के मारे अंदर घसीटती चली गई। कमरे में हल्का धुआं था और एक कुर्सी पर पीठ किए हुए कोई बैठा था। बाबा जी ने बड़े ही खुश होते हुए अंदाज में कहा, बड़े साहब, माफी चाहता हूँ, देर हो गई, लेकिन ऐसी चीज लाया हूँ कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं रोते हुए चिल्लाई, आप तो झूठे हैं, मुझे जाने दीजिए। उस आदमी ने मुझे आंखें दिखाई और बोला, बड़े साहब, ये लीजिए आपका तोहफा, बिल्कुल हीरा है और एकदम नायाब। ये सुनते ही मैं जमीन पर गिर गई, लेकिन तभी कुर्सी घूमी और मेरी सांस रुक गई, क्योंकि सामने बैठा इंसान कोई और नहीं, मेरे सगे चाचा थे। मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा, चाचा जी। उनके हाथ से सिगरेट गिर गया और वो चल पड़े। लता, तुम? मैं रोती हुई उनके पैरों में गिर गई और बोली, चाचा, मुझे बचा लो, यह आदमी मुझे बेचने लाया है। चाचा ने मुझे उठाकर सीने से लगाया और शेर की तरह दहाड़े। खामोश! उन्होंने एक झटके में उस आदमी का गिरेबान पकड़कर उसे हवा में उठा लिया और बोले, तू मेरी बेटी को मेरे पास बेचने लाया है? तेरी ये हिम्मत! चाचा ने उसे जमीन पर पटक दिया और लात मारते हुए बोले, मैं अय्याश जरूर हूँ, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं कि अपनी बेटियों का सौदा करूं। उन्होंने गार्डों को बुलाकर ऑर्डर दिया, इस आदमी को कुत्ते की तरह घसीटते हुए ले जाओ, मुंह काला करके पुलिस के हवाले करो। गार्ड उसे ले गए तो चाचा ने मुझे दोबारा गले लगाया। रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दो लता, मैं एक गुनाहगार हूँ, तुम्हारा भी और तुम्हारे पिता का भी। चलो अभी घर चलते हैं, तुम्हारी चाची तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। चाचा ड्राइविंग सीट पर थे और उनके हाथ स्टीयरिंग पर इतनी कठोरता से जमे थे कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थी। मैं पिछली सीट पर बैठी आंसू पोंछ रही थी कि चाचा ने मुझे शीशे में देखा और भारी आवाज में बोले, रो मत लता, अब तुम्हारे रोने के दिन खत्म हो गए। बस मुझे इतना बता दो कि वो औरत कहाँ रहती है। मैंने चाचा से कहा, वो कच्ची बस्ती है, शहर के दूसरे कोने में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। वो मुझे माँ बनकर वहां ले गई थी। चाचा ने दांत पीसकर कहा, माँ के नाम पर वो धब्बा है, तुम फिक्र मत करो, कल सूरज निकलने से पहले वो अपने किए की सजा भुगतेगी। मुझे बस अफसोस है कि मैं ओम प्रकाश भैया को नहीं बचा सका। गाड़ी एक खूबसूरत बंगले के पोर्च में जाकर रुकी। ये वो पुराना गांव वाला घर नहीं था, बल्कि शहर का एक आलीशान मकान था। गाड़ी रुकते ही चाचा ने दरवाजा खोला और मुझे बाहर निकाला। इतने में घर का मेन दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र की औरत बाहर निकली। ये मेरी चाची थी। उनके बालों में सफेदी आ गई थी, लेकिन चेहरा वही था। मेरी चाची ने हैरानी से पूछा, सब ठीक तो है? आप तो किसी मीटिंग में गए थे, इतनी जल्दी वापस आ गए, और ये बच्ची कौन है? चाचा ने मेरा हाथ पकड़कर आगे किया और बड़े इमोशनल होकर बोले, जरा ध्यान से तो देखो, तुम इसे नहीं पहचानती? मेरी चाची ने आंखें सिकोड़कर मुझे देखा, फिर उनकी आंखों में एकदम चमक उभरी और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी और बोली, ये तो लता की आंखें हैं, ये मेरी लता है। मैं तुरंत उनके गले लग गई और बोली, हाँ चाची, मैं ही हूँ। उन्होंने मुझे जोर से गले लगाया और रोने लगी। बोली, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, तुम ठीक हो? मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि तुमसे मिलूंगी।
तुम इतनी बड़ी हो गई हो और तुम्हारा ये हुलिया क्यों बिगड़ा है? चाचा ने सिर झुकाकर कहा, ये बहुत बुरी हालत में मिली है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो आज हम इसे खो देते। मेरी चाची ने तुरंत इधर उधर देखा और बेचैनी से पूछा, और भैया कहाँ हैं? वो नहीं आए साथ? ये सवाल सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने सिर झुका लिया और फिर से रोने लगी। चाचा ने आगे बढ़कर मेरी चाची के कंधे पर हाथ रखा और दुखी होकर बोले, हिम्मत रखो, क्योंकि भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे, वह हमें छोड़कर जा चुके हैं। मेरी चाची के मुंह से एक तेज चीख निकली और बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो भाई साहब का मुंह भी न देख सकी। वो जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। मैं भी उनके साथ नीचे बैठ गई और हम दोनों खूब रोए। चाचा हमें चुप कराने की जगह खुद भी आंसू बहाते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने हमें उठाया और बोले, अब रोने का वक्त नहीं है, अभी तो हिसाब बाकी है। उस औरत ने भैया की मौत के बाद लता को घर से निकाल दिया और बेचने के लिए कोठे पर ले गई। चाची ने एक झटके से सिर उठाया। उनके आंसू तुरंत रुक गए और चेहरे पर भयंकर गुस्सा आ गया और बोली, क्या उस कमबख्त औरत की इतनी हिम्मत? मेरी फूल जैसी बच्ची को बेचने चली थी? चाचा ने मुट्ठी बांधकर कहा, हाँ, लेकिन अब वो नहीं बचेगी। लता को अंदर ले जाओ, उसे खाना खिलाओ और आराम करने दो। सुबह मैं ललिता का वो हाल करूंगा कि दुनिया देखेगी। मेरी चाची मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली, आओ मेरी बेटी, आज तुम अपने घर आई हो, अब तुम्हें कोई दुख नहीं देगा। मैं देखती हूँ कौन तुम्हें चिंता देता है। रात के खाने के बाद मैं नरम बिस्तर पर लेटी थी। मेरी चाची मेरे सिरहाने बैठी बालों में उंगलियां फेर रही थी। उन्होंने पूछा, उस डायन ने तुझे बहुत परेशान किया ना? मैंने आंखें बंद करके कहा, हाँ, वो मुझे भूखा रखती थी, बहुत मारती थी। पापा के जाने के बाद तो उसने मुझे जानवर समझ लिया था। मेरी चाची ने बाल सहलाते हुए कहा, सो जाओ, अब तुम सुरक्षित हो। कल तुम्हारे चाचा उसका हिसाब पूरा करेंगे। मैंने चैन की सांस ली। बरसों बाद मुझे ऐसी नींद आ रही थी जिसमें कोई डर नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि कल का दिन बहुत हंगामा खड़ा करने वाला होगा, क्योंकि चाचा की आंखों में जो आग मैंने देखी थी वो ललिता को खाक करके ही बुझेगी। सुबह का सूरज अभी निकला ही था कि चाचा ने पुलिस वालों को साथ लिया और फिर हम लोग मेरे पुराने घर की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी जब गली में रुकी तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मैं गाड़ी में बैठी कांप रही थी कि कहीं वो औरत कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। चाचा ने मुझे गाड़ी में रहने का इशारा किया और खुद पुलिस इंस्पेक्टर के साथ आगे बढ़े। उन्होंने दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी। अंदर से ललिता की घबराई हुई आवाज आई, कौन है? दरवाजा तुरंत खोलो। अगर नहीं खोला तो? इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को ऑर्डर दिया और एक ही धक्के से दरवाजा खुल गया। ललिता आंगन में खड़ी थी। पुलिस को देखकर उसके होश उड़ गए और तुरंत चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बोली, अरे भैया, आप लोग कब आए? मैंने आपको कितना ढूंढा। ओम प्रकाश के जाने के बाद तो हमारी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। चाचा ने उसकी बात काटते हुए चिल्लाकर कहा, बकवास बंद करो और बताओ लता कहाँ है? ललिता ने मक्कार अंदाज में आंसू बहाते हुए कहा, भैया, वो तो निकल गई हाथ से, आवारा हो गई थी। परसों रात किसी लड़के के साथ भाग गई। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मुझे धक्का दे दिया। चाचा ने मुड़कर मेरी तरफ इशारा किया। मैं गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे अंदर आई। मुझे देखते ही ललिता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी जवान जैसे तालू से चिपक गई। मैं पास जाकर बोली, मैं भागी नहीं थी माँ, तुमने मुझे कोठे पर बेचा था, याद है? ललिता गिड़गिड़ाने लगी, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। चाचा ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा और बोले, एक शब्द और नहीं। तुम जैसी औरतें माँ के नाम पर कलंक हैं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे, और ये औरत सारी उम्र जेल में सड़ती रहनी चाहिए। पुलिस वालों ने ललिता के हाथों में हथकड़ी पहना दी। वो चिल्लाने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? चाचा ने नफरत से कहा, उन बच्चों की फिक्र मत कर, वो मेरे भाई का खून है, मैं उन्हें संभाल लूंगा। तभी कमरे से अचानक बच्चों के रोने की आवाज आई। मैं भागकर अंदर गई तो मेरा सौतेला भाई और छोटी बहन कोने में डरे हुए खड़े थे। उनके कपड़े गंदे थे और वे भूख से बेहाल लग रहे थे। मुझे देखते ही वे मुझसे लिपट गए। दीदी, हमें बचा लो, माँ बहुत मारती है। मैंने उन्हें गले लगाया और दिलासा दिया, रो मत, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। चाचा भी अंदर आ गए और बच्चों की हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों को प्यार किया और बोले, चलो मेरे बच्चों, आज से तुम अपने चाचा के घर रहोगे। पुलिस ललिता को घसीटते हुए बाहर ले गई। मोहल्ले वाले उसे बहुत बुरा भला कह रहे थे।
हम बच्चों को लेकर गाड़ी में बैठे तो मुझे लगा जैसे आज पापा की आत्मा को सुकून मिल गया हो। गाड़ी जब वापस चाचा के घर की तरफ मुड़ी तो मेरे साथ बैठे मेरे बहन भाई मेरे बाजू को मजबूती से पकड़े थे, जैसे कि उन्हें भरोसा हो गया हो कि वे इस नरक से आजाद हो चुके हैं। वक्त पंख लगाकर उड़ता रहा और चाचा के घर में मुझे और मेरे बहन भाइयों को वो सुकून मिला जिसके लिए हम तरस गए थे। चाची ने मुझे और मेरे सौतेले बहन भाइयों को भी सगी औलाद की तरह पाला और हमें कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर चाचा ने मेरी पढ़ाई पूरी करवाई ताकि मैं समाज में सिर उठाकर जीने के काबिल बन सकूं। कुछ साल गुजरने के बाद चाचा और चाची मेरे पास आए और मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले कि अब हमारी ख्वाहिश है कि तुम अपने घर की हो जाओ। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही काबिल लड़का देखा है। ये सुनकर मैं शर्मा गई और मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरी शादी चाचा ने अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से करवाई और मैं उसके घर की मालकिन बन गई। मेरी जिंदगी बहुत हसीन हो चुकी थी। फिर एक दिन मैं अपनी गाड़ी से बाजार के रास्ते पर जा रही थी। एक सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो एक बूढ़ी भिखारिन ने मेरी गाड़ी का शीशा खटखटाया। मैंने शीशा नीचे किया तो मैं चौंक गई। वो कोई और नहीं, ललिता थी, जो जेल से छूटने के बाद सड़कों पर घूम रही थी। उसने मुझे पहचान लिया और शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। उस वक्त मेरा दिल किया कि उसे भगा दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भगवान ने मुझे इतनी इज्जत दी है तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने अपने पति से कहकर उसे कुछ पैसे दिए और उसके रहने का इंतजाम एक ओल्ड एज होम में करवा दिया, क्योंकि मेरे दिल से नफरत खत्म हो चुकी थी और अब सिर्फ तरस बाकी था। दोस्तों, जुल्म की उम्र बहुत छोटी होती है और अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। इंसान को कभी भी लालच और धोखे का दामन नहीं थामना चाहिए, क्योंकि अंत में कर्मों का फल जरूर मिलता है। ये कहानी केवल शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, जो पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित पात्र, घटनाएं और स्थान वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं रखते। किसी भी व्यक्ति, समाज या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।